नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 भूगोल की एनसीईआरटी का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस अध्याय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके विकास अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैंने बहुत शॉर्टली नोट्स बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसे पढ़ने में। तो शुरुआत हम करते हैं पहले टॉपिक से, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में कई सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिसमें से आरंभिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, निहारिका परिकल्पना। इसके अनुसार ग्रहों का जो निर्माण है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादलों से हुआ, और इस परिकल्पना को 1796 में लाप्लास ने दिया था। फिर 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन नामक दो विद्वानों ने एक अन्य परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से निकला। अब इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ भाग अलग हो गया। कुछ समय बाद जब वह तारा सूर्य से दूर चला गया, तब तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और यही धीरे धीरे संघनित अर्थात इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर एक अन्य परिकल्पना है जिसे द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार सूर्य के अलावा दो तारों ने मिलकर ग्रहों का निर्माण किया। ऑटो शिमिड, जो कि रूस के विद्वान थे, और कार्ल वाइजास्कर, जो कि जर्मनी के एक विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि निहारिका परिकल्पना में इन्होंने संशोधन किया और इन्होंने बताया कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, अर्थात एक अन्य जो सौर निहारिका है, सूर्य है, एक अन्य तारे से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के आपस में टकराने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कुछ थे आरंभिक सिद्धांत। इसके बाद जो आधुनिक सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत बिग बैंग सिद्धांत है, ये सर्वमान्य और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में। चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका एक अन्य नाम है, इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। 1920 में एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जो है चार अवस्थाओं में हुआ। पहला, प्रारंभ में जो वे सभी पदार्थ जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना था, वे सभी अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर केंद्रित थे, जिनका आयतन बहुत अधिक सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व अनंत था। फिर इस एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ। विस्फोट के कुछ सेकंड के भीतर ही हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो ये कुछ सिद्धांत थे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जिसमें आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। आरंभिक सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत, और आधुनिक सिद्धांत में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तारों का निर्माण। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक आकाशगंगा जो होती है, एक गैलेक्सी, उसमें असंख्य तारे रहते हैं और वह असंख्य तारों का समूह होती है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका में गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड में तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब ये कैसे होता है निर्माण, तो प्रारंभ में जो है गैसों का ढेर रहता है। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल फैले होते हैं। फिर ये जो गैस का ढेर है वह सिकुड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें दबाता है। फिर इसके बाद गर्म गोला बनता है। दबने से गैस इतनी गर्म हो जाती है कि नाभिकीय बम फटता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, तारा जलने लगता है। तो ये चरण हैं
तारों के निर्माण की। अब हम देखेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो तारों के चारों ओर गैसीय बादल के आपस में जुड़ने से ग्रहीय पिंडों का निर्माण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से तारों से बंधे होते हैं और उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो तारे बनने के बाद बची हुई गैस धूलकण जो है उसके चारों ओर घूमती है, और फिर ये धूलकण जो है चिपकते हैं आपस में, छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर पत्थर जैसे विशाल बनते हैं, बड़े पिंड बनते हैं, और ये पिंड और जुड़कर ग्रह बन जाते हैं, जैसे पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, ये पार्थिव और जोवियन ग्रह क्या होते हैं। फिर कुछ फैक्ट है कि लाइट ईयर समय का नहीं दूरी का माप है, और जो है प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज गति प्रकाश की ही मानी जाती है, तो ये आप याद रखें। फिर हम देखते हैं सौरमंडल। तो निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें 4 भीतरी हैं और 4 बाहरी ग्रह हैं। भीतरी ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं और बाहरी ग्रहों को हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। भीतरी ग्रह में सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित जो ग्रह रहते हैं उन्हें हम भीतरी ग्रह कहते हैं। इसमें जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं। ये जो ग्रह हैं शैल व धातुओं से बने हैं, इनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, इनका आकार कम है। अब बाहरी ग्रह की हम बात करें तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस को बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह जो है गैसीय हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, इनका घनत्व कम है, लेकिन ये आकार में जो भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह से काफ़ी बड़े हैं। सभी ग्रहों का निर्माण जो है 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। यदि हम नोट की बात करें तो अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो और 2003 यूबी 313 को बौने ग्रह का दर्जा दिया। बौने ग्रह क्या होते हैं? तो बौने ग्रह वे पिंडे होते हैं जो गोलाकार तो होते हैं पर अपनी कक्षा को साफ नहीं रख पाते, आकार इनका छोटा रहता है। अपनी कक्षा को साफ या अर्थात जिस कक्षा में घूमते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मलमा होता है। अब साफ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे आसपास के पत्थरों को ना तो खींच पाते और ना ही फेंक पाते हैं। प्लूटो काइपर बेल्ट में रहता है जहां हजारों बर्फ और पत्थर के टुकड़े घूम रहे हैं। अब एक प्रश्न है कि भीतरी ग्रह पार्थिव हैं बल्कि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं, ऐसा क्यों है? जो भीतरी ग्रह हैं वे ठोस चट्टानों से बने हैं, और जबकि बाहरी जो ग्रह हैं वे गैस से क्यों बने हैं, ऐसा क्यों कारण है? इसका क्या कारण है? तो पार्थिव ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक थे, जहाँ पर तापमान अधिक था, गैस संघनित नहीं हो पाई, जिससे के कारण। दूसरा जो कारण है, सौर वायु सूर्य के नज़दीक अधिक शक्तिशाली जो गैस व धूल कणों को उड़ाकर ले गई, तो अधिक शक्तिशाली थी सूर्य के नज़दीक सौर वायु। फिर पार्थिव ग्रह जो है छोटे थे, गुरुत्वाकर्षण बल इस कारण इनका कम है, जो गैसों को बांध नहीं पाई। ठीक है। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का निर्माण 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही इस चंद्रमा का निर्माण होता है। इसके संबंध में भी कई सिद्धांत हैं, जैसे डंबल सिद्धांत 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था, और द बिग स्प्लिट सिद्धांत। अब हम देखते हैं पृथ्वी का उद्भव। तो प्रारंभ में जो पृथ्वी है गर्म थी, चट्टानी थी और वीरान थी। इसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, और पृथ्वी की संरचना परतदार है। अब आगे देखते हैं इसके बाद कि पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसका विकास कैसे हुआ। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, मैंने इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। जो आज आपको स्थल मंडल देखते हो आप, इसका निर्माण जो है कई चरणों में हुआ। चरण 1 जिसमें पृथ्वी जो थी शुरू में गर्म और पिघली हुई थी 4.6 अरब साल पहले। जब पृथ्वी बनी तब यह आग का गोला थी। सभी चट्टानें, धातुएं, जो लोहा है, निकेल है और गैसें इसमें मिक्स थी। चरण 2 में पृथ्वी समय के साथ ठंडी होने लगी
और ठंडी होने पर जो है भारी और हल्के तत्वों अलग अलग हुए, जिसे विभेदन कहते हैं। जो भारी तत्व थे जैसे लोहा, निकेल, वे नीचे डूबकर कोर केंद्र बन गए और हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन ऊपर आकर क्रिस्ट परपटी बने। मेंटल बीच वाली परत बनी जो आंशिक रूप से पिघली हुई है। तीसरे चरण में सबसे ऊपर स्थल मंडल बना, ठोस परत। स्थल मंडल क्रस्ट प्लस मेंटल के ऊपर का हिस्सा है, अर्थात क्रस्ट और मेंटल के ऊपर के हिस्से को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह टूटकर प्लेट में बट गया। आगे चलकर हम इसकी भी चर्चा करेंगे, प्लेट्स क्या होती हैं, जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये स्थल मंडल का विकास आसानी से मैंने बताया आपको। अब हम देखते हैं वायुमंडल का विकास। तो वर्तमान वायुमंडल का विकास भी जो है 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में जो आदिकालीन वायुमंडलीय गैस थी उनका ह्रास हुआ। प्रारंभ में जो वायुमंडल है, हाइड्रोजन और हीलियम, इन गैसों की प्रारंभिक वायुमंडल में मात्रा अधिक थी और सौर पवन के कारण ये क्या हो गए, दूर हो गए वायुमंडल से। सौर वायु जो है इन्हें उड़ाकर अंतरिक्ष में ले गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने के कारण इसके भीतर से निकली भाप, गैसें और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। आरंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया की अधिक मात्रा थी, जबकि स्वतंत्र O2 कम थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जलवाष्प और गैसों में वृद्धि हुई वायुमंडल में। तो इस प्रकार से वायुमंडल का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं जलमंडल का विकास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था और यही जो कारण है पृथ्वी पर जीवन के होने का। ऋषि के विकास के साथ ही पृथ्वी पर जीवन की भी उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी के निर्माण के 50 करोड़ साल बाद जो है जलमंडल का विकास हुआ, जलमंडल बने। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से जो है वायुमंडल में भाप गई, ऊपर जाकर यह ठंडी हुई, इससे बादल बने और फिर वर्षा हुई और बस वर्षा से जलमंडल का विकास हुआ। जो पृथ्वी पर गड्ढे बने हुए थे उनमें जल जो है भरा और महासागर बने। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में गिरावट आई। अब तापमान में गिरावट आने का एक लाभ ये हुआ कि इससे अधिक संघनन की प्रक्रिया हुई और अधिक वर्षा हुई। वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हुआ और इससे महासागर बने। साथ ही अंतरिक्ष अर्थात स्पेस से बर्फ से भरे उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे और पिघलकर पानी बने। तो जलमंडल के विकास में उल्का पिंडों ने भी भूमिका निभाई। जो अंतरिक्ष से जो बर्फ के उल्का पिंड थे वे पृथ्वी पर गिरे और ठंडा होकर पानी बना। तो ये चैप्टर था, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें और ज्यों के त्यों नोट्स बना लें। बहुत हेल्पफुल नोट्स आपके लिए ये हो सकते हैं। अगले चैप्टर में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।